हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग वाले टॉपिक को। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो भी उसका बेसिक था वो हम कंप्लीट कर लिए थे। मीन्स में एक प्रोसेस के रिलेटेड कितना सारा टाइम हो सकता है वो सभी टाइम को हम ऑलरेडी इससे पहले वाले सेक्शन में देख लिए हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसको हम लोग यहाँ पे टेक्निक भी बोल सकते हैं। और वो जो है मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है प्रीएम्प्टिव, एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। तो ये सब जो है इतना तक हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिए थे। तो अब हम लोग जो है सबसे पहला एल्गोरिदम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि होने वाला है एफ सी एफ एस। ओके, तो इसको हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहला एल्गोरिदम जो हमारे पास है वो है एफ सी एफ एस। और इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है, लिखते हैं। ओके, इसका पूरा नाम है कम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आया है वो पहले अपना काम करेगा। एफ सी एफ एस। ओके, तो इसमें कौन कौन सा टर्म है वो समझते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं रेडिक में बहुत सारा प्रोसेस आ चुका है, और जब हम ये वाला एल्गोरिथम लगाएंगे तो ये एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, तो ये कैसे सेलेक्ट करेगा। बहुत सारा वहाँ पे प्रोसेस रहेगा, तो वो सभी प्रोसेस में से सबसे पहले किसको ये सीपीयू पे भेजेगा, ये कैसे सेलेक्ट करेगा। तो इसका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब कब होता है? जो हमारा है रेडी स्टेट में सबसे पहले कौन आया है। ओके, तो यहाँ पे इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया लिख देते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, ओके, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, लग रहा है अलग अलग लिखते हैं इस तरह से। सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? एटी, मतलब अराइवल टाइम। अराइवल टाइम, अराइवल टाइम मतलब जो हमारा रेडी स्टेट में पहले आया है, जो पहले आया है प्रेजेंट हुआ है, उसी को क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा ये। उसी को क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि सीपीयू पे इसको भेजना है। ओके, तो वो सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट तो कर लिया, अब मान लेते हैं वो सीपीयू पे पहुंच गया, तो क्या ये वहां से प्रीएम्प्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो इसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, मोड ऑफ ऑपरेशन, वो है नॉन प्रीएम्प्टिव। और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है? जब तक ये कंप्लीट करेगा नहीं अपना काम, तब तक वो सीपीयू को छोड़ेगा नहीं। जब तक वो अपना काम कंप्लीट करेगा नहीं तब तक सीपीयू को छोड़ेगा नहीं। वो है प्रीएम्प्टिव का, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब। ओके, उसके बाद मान लेते हैं, सपोज करते हैं एक ही समय पे जो है दो दो प्रोसेस आ गया। हो सकता है, पॉसिबल है, एक ही समय पे दो दो प्रोसेस आ गया, तब क्या करेंगे? रेडी क्यू में एक ही समय पे दो दो प्रोसेस आ गया तो हम किसको स्विच करेंगे? तो वहां पे अगर मान लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? उसका जो प्रोसेस का आईडी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब जिस प्रोसेस का आईडी कम रहेगा उसको हम पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो कि होता ही है क्वेश्चन में, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की जगह पर इसको, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास टेक्निक है लोअर पीआईडी। मतलब जिस प्रोसेस का आईडी कम है उसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले चूज करेंगे, अगर सेम टाइम पे दोनों आ गया है तो। ओके, और उसके बाद चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कुछ एजप्शन मान लेते हैं। जैसे कि टाइम इन मेरा क्या होगा, वो जो है क्लॉक टिक में होगा। यहाँ पे कोई भी इनपुट आउटपुट वॉच टाइम नहीं है, मतलब इनपुट आउटपुट के लिए नहीं जा रहे हैं। ओके, तो ये सब हमारे पास क्या है, और यहाँ पे कोई भी शेड्यूलिंग का ओवरहेड नहीं है, मतलब स्विचिंग जो है नहीं हो रहा है। तो वो सब जो है एजप्शन आप मान के चलिएगा, मतलब सिंपल सिंपल यहाँ पे काम करना है, ऐसे कोई यहाँ पे कम्प्लेक्स सा टाइम नहीं आएगा आपको। ओके, तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं एफ सी एफ एस का। और जब एग्जाम्पल करिएगा तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या ये क्या है? अराइवल टाइम इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। कन्फ्लिक्ट होगा तो लोअर पीआईडी वाला, एंड इसका ऑपरेशन जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव मैनर में होता है। तो एग्जाम्पल नंबर वन, यहाँ पे हम जितना भी एल्गोरिथम करेंगे उसका दो दो एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल नंबर वन, तो हमारे पास यहाँ पे जो है प्रोसेस का नंबर, जिसको प्रोसेस आईडी भी आप मान सकते हैं, यहाँ पे हो गया प्रोसेस नंबर, एंड उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया अराइवल टाइम। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सब, तो यहाँ पे हम बस बस सेक्शन बना देते हैं। ये हो गया बस टाइम, ये हो गया हमारे पास कंप्लीशन टाइम, उसके बाद ये हो गया टर्न अराउंड टाइम, टी ए टी, उसके बाद हमारा हो गया ये वेटिंग टाइम। तो ये सब टाइम है।
और प्रोसेस नंबर मान लेते हैं ये 1 है, और ये अराइव जो हुआ है वो अराइव हुआ है 0 पे, और प्रोसेस नंबर 2 है, मान के चलते हैं ये अराइव हुआ, ये भी 0 पे आ गया है, और प्रोसेस नंबर 3 जो है वो भी 0 पे आ गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे तो ये सब तो आ गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो समझते हैं। इसको कैलकुलेट करना है वो कैसे, वो समझते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में हो सकता है आपको पूछ देगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताने के लिए, या फिर एवरेज वेटिंग टाइम बनाने के लिए, कोई भी टाइम यहाँ से आपको पूछ सकता है। और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है यही रहेगा, जो प्रोसेस 3 प्रोसेस हमारे पास P1 P2 एंड P3, और वो जो है अराइव किया है 0 पे। ओके, तो उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बताने के लिए रहेगा। और यहाँ पे आपको पास जो है वॉच टाइम भी दिया रहेगा, मतलब सीपीयू पे वो कितना देर चलेगा तो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो उसका वॉच टाइम यहाँ पे हम सपोज करते हैं ये हो गया 3 या फिर 4 मान लेते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। ओके, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए कोई भी प्रोसेस का ये सब टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर दें। ओके, चलिए बॉक्स में बंद कर देते हैं, या फिर बॉक्स हटा देते हैं, या फिर रहने देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बॉक्स में। ओके, ओके गाइस, चलिए अब वन बाय वन हम सबको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स का नाम जो होता है वो होता है गैंट चार्ट। ठीक है, वो होता है गैंट चार्ट। तो सबसे पहले उस बॉक्स को बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग लिख देते हैं, गैंट चार्ट है इसका नाम। और ये जो बॉक्स है यही बॉक्स आपको सब इन्फॉर्मेशन देगा। किस प्रकार से ये बॉक्स सब इन्फॉर्मेशन देगा, तो ये तो हो गया गैंट चार्ट, इसको हम थोड़ा सा नीचे लाते हैं। तो ये क्या सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट होना है, ये सेलेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद एक बॉक्स बनाते हैं, इस तरह से बॉक्स बनाना है जो कि रेडी क्यू को बताएगा, और एक बॉक्स बनाना है वो आपको बताएगा सब टाइम का इंफॉर्मेशन, वो बताएगा आपको सब टाइम का इंफॉर्मेशन। और ये जो है बॉक्स, इस बॉक्स का नाम रख देना है सीपीयू। इस बॉक्स का नाम रख देना है सीपीयू, मतलब इसी बॉक्स को मान के चलिए ये क्या है, सीपीयू पे। तो इसी पे आएगा, रन करेगा, कितना देर में रन करता है वो सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा। ओके, देन अब आराम आराम से करना है, प्यार से थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसका नाम, जो ये बॉक्स है इसका नाम देते हैं रेडी क्यू। अब ये बॉक्स हम क्यों बनाए हैं, आप बहुत सारा में देखिएगा तो यहाँ पे ये बॉक्स नहीं भी रहता है, तो नहीं भी रहता है कोई चलेगा, लेकिन ये बॉक्स बना दीजिएगा तो गलती होने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अभी तो सबका अराइवल टाइम क्या है, 0 है, तो अभी सब आ गया है, लेकिन कभी कभी अराइवल टाइम इधर उधर रहता है, तो वहाँ पे आपको रेडी क्यू बना के देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये जब आप रेडी क्यू बना लेते हैं गलती होने का चांसेस थोड़ा सा कम रहता है। जैसे कि ये जो है टाइम, स्टार्टिंग टाइम हम क्या मान लेते हैं, स्टार्टिंग टाइम आप 0 मान के चल सकते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे हम 0 सपोज कर लेते हैं, स्टार्टिंग टाइम क्या है, 0 है। और जैसे ही 0 हुआ तो रेडी क्यू में क्या होता है, मेरा जो भी इतना भी प्रोसेस है वो रेडी क्यू में आता है ना सबसे पहले। तो जैसे ही टाइम 0 हुआ तो यहाँ पे देखिएगा 0 टाइम पे अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम मतलब जो रेडी क्यू में जब आता है तब। तो अराइवल टाइम सबका क्या है, 0 है। प्रोसेस P1, ये P2 एंड P3 समझ सकते हैं आप। तो ये सबका अराइवल टाइम जब 0 है तो रेडी क्यू में क्या होगा, जैसे ही 0 हुआ तीनों प्रोसेस इसमें आ जाएगा। तो तीनों प्रोसेस को यहाँ पे ला लेते हैं, ये क्या हो गया P1, ये हो गया P2 एंड ये हो गया P3। अब यहाँ पे हम आईडी के अकॉर्डिंग लिखे, मतलब P1 P2 ये बस नाम लिख दिए, और तीनों क्या है, एक ही समय पे आया है। अब एक ही समय पे आ गया, जब एक ही समय पे आ गया तो यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि टर्न जो है मेरा अराइवल टाइम अगर डिफरेंट डिफरेंट रहता है तो उसको हम यहाँ पे सीपीयू पे शेड्यूल करते हैं। बट यहाँ पे तीनों एक ही साथ आ गया है, तो एक ही साथ आ गया तो हम सबसे पहले किसको शेड्यूल करेंगे। तो उसके लिए हम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बताए थे, क्या करना है, जिसका आईडी कम है, जिसका प्रोसेस नंबर क्या है, कम है, मतलब आईडी मतलब ये पी जो नंबर लिखे है ना प्रोसेस का नंबर, ये जिसका कम है उसको हम पहले शेड्यूल करेंगे। ओके, तो चलिए अब शेड्यूल करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास शेड्यूल करना है, रेडी क्यू में ये सब आ चुका है, और रेडी क्यू से अब हमको रनिंग स्टेट में भेजना है, मतलब सीपीयू पे भेजना है। तो सबसे पहले कहेंगे P1 तुम्हारा क्या है, छोटा है प्रोसेस आईडी, तो सबसे पहले तुम जाओगे सीपीयू पे। ये कौन कहेगा, ये कहेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहा P1 तुम जाओ सीपीयू पे। तो ये जो P1 है यहाँ से हटेगा रेडी क्यू से, और वो जाएगा कहाँ पे, वो जाएगा P1 पे। वो कहाँ गया, P1 पे आ गया। और ये जो स्टार्टिंग टाइम है इसका भी स्टार्टिंग टाइम क्या है, 0 ही है। ठीक है, अभी वो 0 से हुआ, और सीपीयू पे आ गया P1। जैसे ही P1 आया तो अब P1 आ गया, और P1 अब कितना देर सीपीयू पे रहेगा वो कौन सा बताएगा, तो वो बताएगा बॉस टाइम। सीपीयू पे कितना देर रहेगा वो बताएगा कौन, वो बताएगा बॉस टाइम। ठीक है, सीपीयू पे कितना देर रहेगा ये, तो बॉस टाइम इसका कितना है, बॉस टाइम 4 है, और वॉच टाइम 4 है। और अब कहिएगा वॉच टाइम इसका 3 है, ये 5 है। तो उस सब से हमको मतलब नहीं है, जब तक ये अपना काम कंप्लीट करेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड है। तो यहाँ पे ये जो 4 है ये पूरा टाइम अपना 4 लेगा। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया,
ये क्या हो गया, ये 4 सेकेंड हो गया, यहाँ से 0 से 4। तो जैसे ही 4 सेकेंड इसका हो गया तो क्या करेगा, ये सब टाइम को आप सेकेंड में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही 4 यूनिट हो गया तो 4 यूनिट के बाद क्या कहेगा, मेरा 4 यूनिट हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। P1 कहेगा क्या, मेरा 4 यूनिट हो गया, मेरा काम जो है वो 4 यूनिट में खत्म हो गया। तो जब इसका काम खत्म हो गया 4 यूनिट में, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, P1 को ये छोड़ देगा, CPU को क्या करेगा, P1 छोड़ देगा। तो जैसे ही P1 क्या किया, CPU को छोड़ दिया, तब हमारे पास जो है रेडी स्टेट में कौन सा है, तो अब यहाँ पे P1 का तो काम खत्म हो गया ना, तो इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे P2 बचा हुआ है और P3 बचा हुआ है। तो अब कहेगा ये दोनों में किसका जो प्रोसेस आईडी कम है, क्योंकि अराइवल टाइम तो दोनों का सेम ही है। ओके। उसके बाद यहाँ पे P1 देखेगा, जब P1 का यहाँ पे छोटा है इसका अराइवल टाइम, तो P1 को कहेगा तुम जाओ आप CPU पे। तो यहाँ पे आ गया P2, अब आ गया P2 आ गया CPU पे। और P2 कितना देर CPU पे रहेगा, तो वो चीज़ बताएगा वॉच टाइम। इसका वॉच टाइम कितना है P2 का, तो P2 का वॉच टाइम है 3। तो ये कहेगा हम 3 यूनिट रहेंगे, तो 3 यूनिट कहाँ से, 4 से 3 यूनिट, मतलब 4, 5, 6, 7, 3 यूनिट रहेगा। तो 4 से लेकर कहाँ तक रहेगा, 7 तक रहेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो हम यहाँ पे टाइम मेंशन कर रहे हैं, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, सबको सेम ही कर दे रहे हैं। ओके। जैसे ये 4 यूनिट था, तो ये जो 4 यूनिट था इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। ये जो हम यहाँ पे बनाए हैं इस बॉक्स को, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, इसको हम कर देते हैं 7, लगे 3 यूनिट है ये। ओके। और नहीं तो आप इसको भी जो आप, ये क्या हो गया, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को आप इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, ये 4 हो गया और ये 3 यूनिट हो गया। ओके। उसके बाद ये जो है 3 यूनिट चल गया, और 3 यूनिट जैसे ही चला, ये कहा मेरा हो गया काम खत्म। 3 यूनिट में अपना काम खत्म कर लिया, 3 राउंड में इसका काम हो गया खत्म। उसके बाद ये भी सीपीयू को छोड़ देगा, इसका काम खत्म हो गया तो अब नेक्स्ट में कहेगा क्या, नेक्स्ट में कहेगा अब किसका बचा हुआ है। तो रेडी क्यू में जाएगा तो देखेगा एक ही बचा हुआ है, P3। जब P3 ही बचा हुआ है इसमें, तब तो यहाँ पे इसके कंपटीशन में कोई है नहीं। ये कहेगा अब हम ही जाएंगे, हम ही जाएंगे, हम ही जाएंगे, तो अब कहेंगे तुम ही चल जाओ। तो यहाँ पे P3 आ गया, और P3 कितना यूनिट लेगा, कितना देर तक वो सीपीयू में रहेगा, तो 5 यूनिट तक वो सीपीयू में रहेगा। तो 5 यूनिट तक इसको हम क्या करते हैं, सीपीयू में रख देते हैं। 5 यूनिट तक इसको हम सीपीयू में रख देते हैं। तो ये हो गया 5 यूनिट, मतलब 7 से हम जाएंगे आगे 5 यूनिट तक, यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7, 5, 12। तो 12 तक यहाँ पे ये रहेगा। ओके। अब तो कोई यहाँ पे रेडी क्यू में फिर से आएंगे, तो रेडी क्यू में तो अब कोई बचा हुआ है नहीं। तो इतना ही जो ये प्रोसेस है, इतना ही टाइम में खत्म हो गया। ओके। तो यही हुआ गैंट चार्ट, जो बताएगा सीपीयू में कौन कितना देर तक रहा है। ओके। P1 जो है रहा है 0 से लेकर 4 तक, P2 जो रहा है वो 4 से लेकर 7 तक, एंड P3 जो रहा है वो 7 से लेकर 12 तक। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का 90% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया गैंट से। अब देखिएगा, इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, सब टाइम को मेंशन करना है। इतना करने के बाद हमको जो है टाइम को मेंशन करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कंप्लीशन टाइम क्या बताता है, तो कंप्लीशन टाइम बताता है सीपीयू पे काम कब खत्म हुआ है, सीपीयू पे काम कब खत्म हुआ है। तो सीपीयू पे कब काम खत्म हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा कंप्लीशन टाइम का हम अब टेबल फिल कर रहे हैं। तो कंप्लीशन टाइम में प्रोसेस 1 जो है कब कंप्लीट किया है, तो प्रोसेस 1 जो है उसका कंप्लीशन टाइम क्या है, वो अपना जो है 4 यूनिट पे खत्म कर दिया, मतलब इसका यूनिट जो है वो है 4। तो 4 यूनिट पे अपना काम खत्म कर लिया है। सेम उसी तरह से P2 जो है वो अपना काम खत्म कर किया है, वो 7 पे खत्म किया है, तो यहाँ पे 7 फिल कर देंगे। उसके बाद ये P3 जो है कब खत्म किया है, तो 12 पे, तो इसका हो गया 12। ओके। उसके बाद ये सब तो हो गया, एंड देन अब आते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रहना चाहिए, या फिर उसका जो मतलब होता है वो याद रहना चाहिए। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है रेडी क्यू में कब आया था और कंप्लीट कब हुआ, रेडी क्यू में कब आया था और कंप्लीट कब हुआ था। तो रेडी क्यू में कब आया था ये, तो रेडी क्यू में आया था, इसका कलर चेंज कर ले, ये वाला कलर रखते हैं। तो रेडी क्यू में कब आया था, सब 0 पे रेडी क्यू में आया था। कंप्लीट कब हुआ, तो कंप्लीट 4 पे हुआ, तो इसका हो जाएगा 4। रेडी क्यू में आया था 0, कंप्लीट कब हुआ 7 पे, तो इसका हो जाएगा 7। रेडी क्यू में कब आया था 0 पे और इसका कब कंप्लीट हुआ 12 पे, तो इसका 12 यूनिट हो जाएगा। ओके। उसके बाद वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम मतलब क्या होता है, तो वेटिंग टाइम का मतलब होता है वो सीपीयू जो है रेडी क्यू में कितना देर वेट किया। तो रेडी क्यू में कितना देर वो वेट किया वो देखेगा, उसको हम कैसे निकालेंगे, अभी हम बस फॉर्मूला का निकालें एज अ लॉजिक, उसका डेफिनेशन से। तो वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है, वो रेडी क्यू में कितना देर रहा है। तो रेडी क्यू में कितना देर रहा है, तो रेडी क्यू में सबसे पहले 0 पे तो सब आ गया है। ओके, आ गया है सब 0 पे। और 0 पे आने के बाद जो P1 है वो कितना देर वेट किया है, तो उसको सीपीयू एलोकेट हुआ है। तो वह 0 पे आ गया, उसको 0 पे ही सीपीयू एलोकेट हो गया है।
तो 0 पे आया P1 को, CPU पे 0 को ही मिल गया, तो उसका जो वेटिंग टाइम हो क्या हो गया, 0 हो गया। उसी तरह से P1 कब आया था, तो P2 कब आया था, P2 जो आया है वो 0 पे आया है रेडी क्यू में, लेकिन उसको CPU कब मिला है, तो उसको CPU मिला है 4 पे, मतलब 4 यूनिट तो वो रेडी क्यू में ही पर आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम उसी तरह से आते हैं अगला में, जो है P3 में। तो P3 जो है वो कब आया था रेडी क्यू में, 0 पे आया था, और उसको CPU कब मिला, तो उसको CPU मिला 7 पे, तो इसका जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, मतलब 7 यूनिट वेट किया तब उसको CPU जाके मिला है। ओके, तो ये तो हम बाई लॉजिक निकालिए। अब बाई फार्मूला आप निकालना चाहते हैं तो फार्मूला निकाल लीजिए। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला क्या होता है, TAT का फार्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, और उसके बाद वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या होता है, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो ये फार्मूला सभी आप निकाल लीजिए, कैसे निकालना है देखिएगा। तो हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम किसके लिए, TAT ऑफ हम निकालते हैं P1 के लिए। तो P1 के लिए निकालेंगे तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 माइनस अराइवल टाइम ऑफ P1। तो कंप्लीशन टाइम क्या है P1 का, तो P1 का कंप्लीशन टाइम आया है 4। तो 4 और आया था कब था, 0 पे, तो 0 हो गया, तो मतलब 4 आया, तो 4 यूनिट यहाँ पे हम लिख दिए टर्न अराउंड टाइम। सेम उसी तरह से अगर आप वेटिंग टाइम निकालना चाहते हैं, वेटिंग टाइम ऑफ P1, तो क्या हो जाएगा ये, TAT ऑफ P1 माइनस BT ऑफ P1। तो TAT ऑफ क्या आया है, 4 आया, और बर्स्ट टाइम इसका क्या है, बर्स्ट टाइम इसका 4 है। तो 4 है, 4 फाइनल 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 निकालिए। तो इस तरह से आप फार्मूला निकालिए या फिर बाई लॉजिक। अगर फार्मूला से आप चलते हैं तो फार्मूला से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाई लॉजिक चलते हैं तो बाई लॉजिक भी चल सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इतना करने के बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गया, 99% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, अब जो बचा हुआ है उसको निकाल लेते हैं, मतलब जो कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करना क्या था, कैलकुलेट करना था हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना चाहते हैं तो सबका सम कर लेते हैं, तो टोटल सम क्या हो जाएगा, टोटल सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 और 4 16, 16 और 7 23। तो टोटल आया क्या, 23। टोटल सम जो है आया 23, और इसका टोटल सम निकाले थे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 11। और जब एवरेज निकालेंगे, इसको क्या करते हैं, साइज को छोटा सा कम कर लेते हैं। ओके, तो इसका जब एवरेज निकालिएगा, इसका एवरेज निकालना है, ये जो है इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज इक्वल्स टू 23 बाई, और टोटल प्रोसेस क्या है 3 है, तो इसका एवरेज हम आ जाएगा 23/3। जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आप लिख लीजिएगा। सेम उसी तरह से इसका अगर हम एवरेज निकालें तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा हमारे पास 11/3। तो जो भी आंसर आए उस आंसर को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। और टोटल यहाँ पे अगर आपको पूछ देगा जो हमारे पास टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ मतलब लास्ट कहाँ तक गया है, वो 12 तक गया है, और आया कब था, 0 पे, तो इसका लेंथ हो गया 12 यूनिट। ओके, तो ये हुआ एग्जाम्पल 1। और एग्जाम्पल 1 को यहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, सभी यूनिट को लेते हुए, सभी पॉइंट को डिस्कस करते हुए। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और वो एग्जाम्पल थोड़ा सा हम फास्ट मेथड में करेंगे। ओके, तो उसको आप समझ लीजिएगा, ये रहा पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जाम्पल 1। इसी तरह से आपको जब आएगा FCF से तो आपको इसी तरह से करना है। ओके, और इसमें एग्जाम्पल में हो सकता है आपको इनपुट आउटपुट भी इंक्लूड करके देगा, तो वो थोड़ा सा हो जाएगा चैलेंजिंग। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और इस तरह का एग्जाम्पल रहेगा तो उसको आप खुद से कर लीजिएगा। ओके, उसका बस हम आंसर बता देंगे आपको, और वो रहेगा आपके SW में। सेम उसी तरह से करना है, और यहाँ पे कोई डिफिकल्ट सा होगा नहीं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, मान लेते हैं ये प्रोसेस नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे प्रोसेस नंबर ले लेते हैं, और यहाँ पे अराइवल टाइम लेना पड़ेगा, और उसके बाद बर्स्ट टाइम। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, और ये जो है प्रोसेस नंबर 1, और ये आया है 0 पे, और इसका बर्स्ट टाइम है 2। उसके बाद ये इसका मान लेते हैं ये 2 है, 3 4 एंड 5, 5 प्रोसेस ले लेते हैं। इसका भी मान लेते हैं अराइवल टाइम 0 पे है, और यहाँ पे इसका 1 है, और यहाँ पे तीसरा का मान लेते हैं ये 2 है और ये 3 है, एंड देन ये 3 है और ये 2 है, और देन ये 5 है और ये 4 है। तो इस तरह से हमने प्रोसेस नंबर और उसका जो है अराइवल टाइम और उसका बर्स्ट टाइम निकाल लिए है। और इसको आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है आपको, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपको कैलकुलेट करना है, और एवरेज वेटिंग टाइम आपको कैलकुलेट करना है। ये दोनों कैलकुलेट करके आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं ताकि आप वेरीफाई कर पाए। वो आएगा 11/5, सॉरी 21/5, और ये जो आएगा आपका आएगा 2/5। तो ये आपका आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 9/5। तो ये आपका आंसर आएगा, उस आंसर को आप खुद कैलकुलेट करके
देख सकते हैं जो हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम उसी तरह से करना है और कुछ नहीं है। ओके, और उसका एवरेज निकाल के आप आंसर बता सकते हैं। तो सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले रेडी की बनाना है। जो जो आया है पहले उसको लिख देना है, उसको सीपीयू एलोकेट करना है। और सीपीयू एलोकेट करने के साथ साथ ये भी देखना है जब सीपीयू में टाइम भर रहा है तो वहाँ पे रेडी क्यू में भी टाइम भर रहा है। और जब ये रेडी क्यू में टाइम भर रहा है तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस आ सकता है, तब देखना है उस तरह से। जैसे कि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम 4 यूनिट पे पहुंच गए। तो जब 4 यूनिट पे पहुंच जाएंगे तो हम यहाँ पर भी तो 4 यूनिट पे पहुंच गए हैं, टाइम तो भर ही रहा है ना, ऐसा नहीं ना जो हमारा रेडी क्यू का 0 ही रह गया और सीपीयू का टाइम भर रहा है। जब टाइम भर रहा है तो सबके लिए टाइम भर रहा है, मतलब रेडी क्यू में भी टाइम भर रहा है और सेम और सीपीयू में भी टाइम भर रहा है। तो जैसे ही 4 यूनिट हो गया तो 4 यूनिट में अगर 4 यूनिट पर भी कोई यहाँ पे अराइवल होता तो उसको भी हम यहाँ पे आंसर कर देते रेडी क्यू में। अगर कोई अराइवल नहीं होता तो उसको हम आंसर नहीं करते। ओके, तो ये रहा आपके लिए HW। इसको आप कंप्लीट करिए और आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर नहीं होता है तो इसका जो आंसर है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब आप कोई मेंशन करते हैं कमेंट बॉक्स में जहाँ इसका आंसर प्रोवाइड किया जाए तब। ओके, तो ये रहा गाइस आपका फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट हम लिखे हैं जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑपरेशन एंड रिजोल्यूशन, और यहाँ पे सब आपको मेंशन करके एक एग्जाम्पल अच्छा से बता दिया गया है। एंड देन आपका दूसरा जो है वो एग्जाम्पल में बता दिया गया है। और जब आप ये एग्जाम्पल करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, दो प्रोसेस 0 पे आ रहा है और यहाँ पे 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। तो जैसे जैसे सीपीयू का टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये जो है रेडी क्यू में ये सब आते जाएगा। जैसे सीपीयू का टाइम अगर 2 से ज़्यादा या 2 पे पहुँच गया तो ये भी रेडी क्यू में आ जाएगा। उसी तरह से 3 पे पहुँचेगा तो ये भी आ जाएगा, उसके बाद ये भी आ जाएगा। तो उसी तरह से रेडी क्यू में प्रोसेस को लाते रहना है और अपना जो है आंसर बताते रहना है। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक।